डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को स्टडी किया था, जो कि वेक्टर फॉर्म में था, सदिश रूप में था। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्टडी करेंगे। दोनों का कंपेयर करेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, ठीक है, उसमें क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज़ है, ये हम स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, गुरुत्वीय तथा वैद्युत बलों की तुलना। गुरुत्वीय तथा वैद्युत बलों की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों ही फोर्स हैं, बताइए, दोनों ही फोर्स हैं, दोनों ही बल हैं। तो अब अंतर क्या है भैया, गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल में? चलिए अंतर बताते हैं हम। मान लीजिए हमारे सामने दो पिंड हैं और दोनों पिंड, मैंने बोला दोनों पिंड जो हैं वो वायु में रखे हैं, वायु में स्थित हैं। यानी कि दो पिंड जो हैं, ए पिंड और बी पिंड, यानी कि दैट मीन्स पिंड नंबर 1 का मास जो है एम ए है, पिंड नंबर बी दोनों का मास, दूसरे का मास एम बी है। तो लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इनके बीच की दूरी अगर आर है तो दोनों इस पे F12 लगेगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और दो वाला पिंड इधर बल लगाएगा F21। बताइए, अगर हम बात करें इनके गुरुत्वीय बल की, तो मैं समझता हूँ गुरुत्वीय बल Fg जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। आप वेक्टर फॉर्म में हर बार मत लीजिए, वेक्टर फॉर्म में जब पूछे तब वेक्टर फॉर्म बताइए, नॉन अदरवाइज आप इसी का स्केलर फॉर्म बोलिए या फिर आप नॉर्मल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बताइए, तो वही बताइए, डायरेक्शन मत रिप्रेजेंट कीजिए। तो Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। अगर ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एक छोटा सा टॉपिक दिया जाता है क्लास 11th में, लेकिन जब आप क्लास 12th में आएंगे तो पूरी एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा आपको। तो जो ये वैद्युत बल पढ़ रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा Q1 Q2 क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये द्रव्यमान समझ में आ रहा था, एम ए और एम बी। कुछ देर के लिए आप एज्यूम करिए, ये जो दोनों पिंड है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन ये ए पॉइंट पर स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट पर स्थित है। तो बच्चों आप क्लास 12 तो खैर कर ही नहीं है, क्लास 11th में तो आप ये समझ लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो नेगेटिव रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है, हम बार बार नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। कैलकुलेशन के लिए हम 1.6 × 10⁻19 कूलम लेते हैं, बाद में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये भी आपको पता है अच्छी तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होगा। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल रहता है। तो एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा आउटर मोस्ट शेल पर रिवॉल्व करते हैं, ये सब पता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी रहता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। मैंने क्या बोला कि कुछ पल के लिए मैंने मान लिया कि ए और बी पॉइंट पर जो मास लगे हुए थे या फिर जो दो पिंड थे, वो दो पिंड इलेक्ट्रॉन के ही पिंड है। एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा हुआ है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन के भी मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान जो रहता है वो रहता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कितना ज़्यादा रहता है, उठाया भी नहीं जाएगा, है ना। अरे बहुत कम है यार, 9.1 × 10⁻31 kg, बहुत कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, ठीक है, जो रहता है वो 9.1 × 10⁻31 kg रहता है। अब बच्चों जरा वैल्यू लगाइएगा। K कांस्टेंट है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो रहती है वो 9 × 10⁻9 रहती है, क्योंकि पिंड वायु में स्थित है। मल्टीप्लाई बाय अगर आप करेंगे Fe की वैल्यू निकालेंगे Q1 Q2, यानी Q1 Q2 आवेश हो गए, यानी 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 का होल स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 बराबर हैं, अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। चलिए 1 को भी अभी सॉल्व करते हैं। ये कुछ डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, के जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वैद्युत कांस्टेंट है, वैद्युत नियतांक है 9 × 10⁻9, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम रहता है। तो ये कुछ आपको अब ये डाटा याद करना पड़ेगा। जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे Fe को,
तो ये निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेट 2 × 10⁻28 अपॉन आर स्क्वायर। इसको साइड में लिख लेते हैं, 2 × 10⁻28 अपॉन आर स्क्वायर। ये निकल के आता है जब आप सॉल्व करिए इसको, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31, इसका होल स्क्वायर करिए अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो वेरिएबल है, तो आप इसको ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप इसको, ये निकल के आता है 2 × 10⁻28 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं ये एफ जी की वैल्यू निकालूँ। यहाँ पर एफ जी कैसे निकालेंगे हम बच्चों? एफ जी निकालने के लिए एक ही तरीका है, GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर जो G है, G की वैल्यू मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, 6.67 × 10⁻11 लगानी है। M1 M2 यानी इलेक्ट्रॉनों के मास लगाएंगे, द्रव्यमान लगाएंगे 9.1। सॉरी बच्चों, यहाँ पर Q1 Q2 यानी ये आवेश लगेगा 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर रहेगा, तब ये आंसर रहेगा। ये लगेगा 6.67 × 10⁻11, M1 M2 9.1 × 10⁻31, इसका होल स्क्वायर करेंगे अपॉन आर स्क्वायर करेंगे। नहीं समझ में आया बच्चों? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी मुझे ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफ़ी बड़ा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रा। एक डेटा मेरे सामने है, ये जो वैल्यू निकल के आई थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की निकल के आई है। अब ज़रा एफ जी को सॉल्व करेंगे आप, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5 × 10⁻71 अपॉन आर स्क्वायर। आप देखेंगे अगर आप एफ जी अपॉन एफ ई निकालिए या एफ ई अपॉन एफ जी निकालिए, आप करके देखिएगा। एफ ई अपॉन एफ जी अगर आप करके देखेंगे तो ये निकल के आएगा, जो एफ ई रहेगा वो लगभग 10⁻43 टाइम्स एफ जी रहेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन बड़ा है, एफ ई बड़ा होता है या एफ जी बड़ा होता है? तो भैया एफ ई बहुत लाखों करोड़ों अरबों 10 अरब बहुत बड़ा होता है, 10⁻43 टाइम्स रहेगा एफ जी। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल है। तो कौन बड़ा हुआ बच्चों? वैद्युत बल हमेशा बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कभी फील भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लगता है आकर्षण बल लगता है, लेकिन 10⁻43 गुना कम लगता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटी समानता यही है कि दोनों जो बल हैं आकर्षण बल है, लाइन एक्शन यानी इनका जो इसमें जो फोर्स लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पिंडों के बीच में, वो एक ही लाइन पे लगेगा, सेंटर टू सेंटर लगेगा। दूसरी बात ये कि ये जो दोनों बल हैं एफ ई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 की वैल्यू ये लगानी है, एफ जी GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आप दोनों देख रहे हैं, समानता देखेंगे तो एफ ई एंड एफ जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी दो पिंडों के बीच की, उतना ही फोर्स कम होता चला जाएगा। तो ये कुछ समानताएं थी। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।